गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ पे आए हैं एमसीक्यूज लेके लखनऊ यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। कितने तारीख को है? 7 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। और जब 7 तारीख को एग्जाम है तो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सिलेबस भी हमने लेट खत्म किया, पर हाँ हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो सारा हमने थियरी क्लास में कराया है, लेक्चर्स लेके रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू सही से सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए आंसर, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि लेक्चर्स भी सही से देख लो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर्स तुरंत देखिए। हाँ, थोड़ा सा जल्दी है इसलिए हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे। ये सारे एमसीक्यूज मिले हुए हैं, आज एमसीक्यूज लेंगे और कल की क्लास में भी एक एमसीक्यूज पूरा जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयार रहेंगे क्योंकि एमसीक्यूज अटेंड करना बहुत जरूरी है। कि क्वेश्चन जैसे क्या है ना कि पिछले कई सालों से एमसीक्यूज हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जितने साल से हो रहे हैं उतने ही के हमने एमसीक्यूज निकाले हैं पीवाईक्यू, और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें क्या है, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। कह रहा है कि मतलब किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट देता है। ये क्या करता है, अगर मान लो ज्यादा हुआ तो माइनस चार्ज लगेगा, ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, माइनस चार्ज लगेगा, और कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये किसका कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये दोनों ही कहलाएंगे चार्ज। क्या कहलाएंगे? चार्ज। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, चार्ज का ऑप्शन देगा, क्योंकि जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होना यानी निगेटिव चार्ज आना, और सॉरी प्लस चार्ज आना, और अगर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें क्या होता है, हमारा निगेटिव चार्ज आता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा चार्ज है। इज इट क्लियर? चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। न्यूट्रल कोई नहीं बोलेगा भाई। न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल का मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब दोनों ही बराबर मात्रा में हो तब हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये क्या है हमारा, यहाँ पे दे रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये पॉजिटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया, यानी एक सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बोथ ए एंड बी करके, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अगर बताओ, अभी मैं ये बता रही थी, अगर क्या हो जाए कि मान लो कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो, ठीक है। जब दोनों ही बराबर होंगे तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जब दोनों बराबर होते हैं तो ये नहीं हो, मतलब ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल अवस्था का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पे चार्ज नहीं है, दोनों ही चार्ज है, बस वो क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है। इज इट क्लियर? एक सेकेंड जरा। ओके, चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइक चार्जेस ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस क्या कहते हैं? जब भी हमारा प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब इंग्लिश होता है रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जब अनलाइक चार्ज होते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन देखो, रिपेल पहले रहेगा और अट्रैक्ट बाद में रहेगा। इज इट क्लियर? ओके ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सर्ट फोर्स कॉल्ड। ठीक है, अब ये बोला है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे जब फोर्स लगाते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो जो फोर्स लगता है और वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो इसको पूरा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या होता है, ये पूरा कहलाता है हमारा कुलाम्ब फोर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुलाम्ब फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के
मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज, क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, तो ये दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन, और दूसरा क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो गलत हो जाएगा, इनवर्सली तो होता नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ए और सी दोनों ही यहाँ पे हमने समझाया था और दोनों सही हो रहा है, इसलिए ये जो डी ऑप्शन देख रहे हो, बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधे अनुपातिक, और ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपातिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। If the distance between two charges increases, then the force between them। अगर हम बताओ कि अगर हम क्या कर लें, मान लो हमको पता है ये हो गया, ये ध्यान से समझना, Q2/r²। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोल रहा है इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ये r²। अगर ये बढ़ा दे तो ये बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r²। ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात ये घटेगा। क्या होगा? ये घटेगा, डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा ना। समझ में आया? ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो ये घटा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है। ठीक, इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिया है कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? मीडियम यानी परमिटिविटी मीडियम, और ये क्या होता है, वैक्यूम। ये किसके बराबर होता है? ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप ए और सी भी लगा सकते हो अगर ऐसे ऑप्शन आता है तो। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The substances which does not allow current to flow through them shows electric effect are called। अच्छा, ऐसे सबस्टेंस जो क्या करते हैं, अपने से जितने भी है वो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, उन सबस्टेंस को क्या कहा जाता है, ये बताओ जरा मुझे। एक पहला ऑप्शन दिया है परमिटिविटी, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया है हमारा, ध्यान से देखो। एक सेकंड रुको तो जरा, ये वाला हम लोग ऑप्शन गलत लगाए क्या? द परमिटिविटी, अरे यार, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एज ए इंसुलेटर काम करता है। क्या कहता है? एज ए एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो परमिटिविटी, ई आर को क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो, द सबस्टेंसेस विच डज नॉट अलाउज टू, क्या करें यहाँ पे, करंट टू फ्लो थ्रू देम सोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा ये बताओ तो, सोज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होगा, जब जिस सब्सटेंस में से अगर करंट फ्लो नहीं करता है, अभी मैंने बताया, उसके क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 10,
The ability to or property of a medium to permit electric lines of a force to pass through its is called, क्या हो जाएगा ये बताओ तो। जो भी मतलब ऐसे क्या करता है, देखो ये परमिशन देने का काम कौन करता है, एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू परमिट, जहां परमिट आ जाए ना, परमिशन देने का काम क्या करता है इलेक्ट्रिक लाइंस को, परमिटिविटी करता है, कौन करता है, परमिटिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इट क्लियर। ये परमिटिविटी जो है वो क्या करता है, किसी भी मीडियम से, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी यही होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जितने भी होते हैं उसको क्या करता है, वहां से फ्लो होने देता है, ठीक है, वहां से जाने देता है, ये कहलाती है परमिटिविटी। क्या कहलाती है, परमिटिविटी। इट इज क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है, वायु को ढकता हुआ स्थिरांक क्या है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर का हमेशा क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है, ठीक है। ये आप देखें 1.00 होता है, लेकिन आप ये वन मान के चलेंगे, वन होता है, कितना होता है, वन होता है। इज इट क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 डन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर इज, ठीक है। अब बोला है कि किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम का, ठीक है, अदर देन वैक्यूम के अलावा या फिर एयर के अलावा, वो क्या होता है, हमेशा लेस देन वन होता है। क्या होता है, लेस देन वन होता है, कि ग्रेटर देन वन होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है ना, ये होता है ग्रेटर देन वन। देखो ध्यान से, ग्रेटर देन वन, सॉरी मैंने गलती से लगाया, ये ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्या होता है इसका, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या होता है इसका, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसलिए होता है कि जब जितना भी उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जितना उसमें परमिट होता है, जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो क्या होता है, डिवाइडेड बाय जीरो हो जाता है। और जीरो जब किसी से डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाती है, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए वो क्या होता है, इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। अब ये देखो तो, calculate the force of repulsion between two unit charges placed unit distance apart in air, ठीक है। ये वाला जरा हम लोग देखेंगे ध्यान से, क्योंकि हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 14 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। चलो हम लोग देखते हैं। रिपल्सन बिटवीन टू यूनिट चार्जेस प्लेस यूनिट डिस्टेंस अपॉर्ट इन, अच्छा चलो, हमको पता है कि F इज इक्वल टू होता है KQ1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर Q1 इज इक्वल टू 1, Q2 इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 दे दिया है, तो हम यहाँ F इज इक्वल टू निकालें तो K इंटू वन अपॉन वन का स्क्वायर हो जाएगा, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू वन, K और 1, F इज इक्वल टू होगा K, और K इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 9, कितना होता है, 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, ठीक है। ये एक्चुअली होता है 0.8 करके होता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको 9 बना देना है, क्योंकि 5 से जब बड़ी होती है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, देखो तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द यूनिट ऑफ चार्ज इज, ये तो सबको पता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज, चार्ज मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी हमको समझ में आ गया कि हम यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज का यूनिट होता है उसको किससे मेजर करते हैं, कुलम्ब से मेजर करते हैं, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर हमारा करंट का होता है, ठीक है। जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है,
और न्यूटन किसका होता है, हमारा फोर्स का होता है। ठीक है, हमको सिर्फ कूलम्ब देखना है, चार्ज का यूनिट ऑफ चार्ज इज कौन सा होगा, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। The space surrounding an electric charge in which any other charge experience a force is called। ठीक है, एक ऐसा स्पेस, ऐसा जगह जहां पे उसके जो सराउंडिंग, मतलब मान लो ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस या माइनस, और इसके चारों तरफ जो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब यहाँ पे कुछ महसूस किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज द्वारा, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ और खींच रहा है, मतलब ये मान रहा है कि इधर की तरफ कुछ आ रहा है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों तरफ जो उत्पन्न हो जाता है किसी फोर्स द्वारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। इन electric field the force varies from point to point in a magnitude and direction। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जिसमें फोर्स क्या करे कि हमारा वेरी करे हमेशा। तो क्या होगा, अगर एक जैसा रहेगा तो क्या करेगा, वेरी करेगा? नहीं वेरी करेगा, वो एक जैसा ही रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज होता है। और फोर्स किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। ठीक है, या यहाँ पे देखो एक समान दिया है, इसको मान लो असमान, ये क्या है, असमान। ठीक है, असमान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा चेंज होगा। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सेम होगा बताओ तो? फोर्स इज सेम एवरीवेयर। फोर्स क्या होगा हमारा, सेम होगा। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा, अभी तो बताया है, जब डिस्टेंस और उसका वो चेंज नहीं होगा तो क्या ही चेंज होगा बताओ तो? क्या सेम होगा, फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स चेंज होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सॉरी समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में क्या ही एक जैसा होता है। अभी बता रहे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब वेरी नहीं करेगा तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वेरी नहीं कर रहा है तो उसका फोर्स भी वेरी नहीं करेगा। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी करता है तभी हमारा फोर्स भी क्या करता, वेरी करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये देखो तो जरा, टाइम देखो मेरे घड़ी में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, अगर किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अगर कोई फोर्स एक्टिव मतलब एक्ट कर रहा है, उस पे कार्य कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी is the correct option, electric field intensity। okay, is it clear? electric field intensity क्या सही होगा, electric field intensity। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल होगा, ध्यान से देखना। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज लग रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया, एक हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, हमारे ध्यान से देखोगे, न्यूटन पर कूलम, और एक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। देखो फिर से लगा दे रहे हैं, डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? अब सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। As the dielectric constant of medium increases, the electric field intensity, okay, अब बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी वहां पे जो है
करंट पास होने का या इस इलेक्ट्रिक पास होने का क्या होता है, क्षमता कम हो रहा है, तो ये बताओ इंटेंसिटी भी कम होगी कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, कम होने लगेंगी। इज इट क्लियर? वहां पे क्या हो जाएगा, जब करंट फ्लो नहीं होने देगा वहां पे बाध्य बनेगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 21 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये बताओ तो जरा मुझे। देखो, एक तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आप जानते हो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, फोर्स पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जाहिर सी बात है पॉइंट चार्ज और जहां लेके आएगी वहां के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। परमिटिविटी भाई चाहिए, ये भी देखे हो कि परमिटिविटी क्या हो रहा है वहां पे, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी उसको परमिशन जो मिलता है वो क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उस पर निर्भर हो गया है। ठीक है, उसका भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके आधार पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पे ये डिपेंड होगा। इज इट क्लियर? हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का डी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, ये बताना है हमको, क्या कहा जाता है उसको। अगर किसी अमाउंट ऑफ वर्क कब किया जा रहा है, एक यूनिट चार्ज को लेके आने में किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेंस्ट द डायरेक्शन, जब अगेंस्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? विपरीत विद्युत क्षेत्र में इकाई धनात्मक आवेश को अनंत बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षमता। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षमता कहा जाता है। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखो तो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमको क्या बताना है, यहाँ पे विद्युत क्षमता का, यहाँ पे एसआई यूनिट बताना है। ठीक है, क्या करना है, एसआई यूनिट बताना। अब ये बताओ कि विद्युत क्षमता जो है यानी वो क्या कर रहा है, किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पोटेंशियल है यानी विभवांतर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल्ट। विभवांतर को किस में मेजर करते हैं, बोल्ट में मेजर करते हैं। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको सब क्लास में पढ़ाया है। अब पूछ रहा है कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम कितना होता है। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम कितना होता है। 1 जूल अपॉन 1 कूलम कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम यानी J/C इज इक्वल्स टू वोल्ट। अरे यार, जब ये वोल्ट के बराबर होगा तो ये पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो 24 में देखो तो क्या दिया है, ये देखो अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जब वोल्ट के बराबर होता है यूनिट, तो ये किसके बराबर है, जूल पर कूलम। ये तो दोनों ही ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इज इट क्लियर? अभी देखो इसमें देखो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसमें क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा ये, 1 वोल्ट के बराबर। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस हो या कुछ भी हो, देखो अब मान लो फोर्स है, फोर्स का कितना होता है, न्यूटन। अब फोर्स का डिफरेंस निकाले तो भाई उसका भी तो फोर्स ही आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वोल्ट ही होगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। अब उसका डिफरेंस निकालो तो भी वो पोटेंशियल ही आएगा। ठीक है, डिफरेंस निकालने का मतलब बस होता है घटाना। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट बेरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे ये बताओ तो।
इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे अगर उसका करंट वेरी करता है, उसकी वजह से वहां पे एक चुंबकीय प्रभाव पड़ने लगता है, करंट वेरी करने की वजह से, तो वो क्षेत्र क्या क्या बन जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे देखो तो, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और बी का एसआई यूनिट मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। ओके, अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा बताओ तो इसमें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो तुमको पता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ मुझे। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड का बताया ना, टेस्ला होता है। इंटेंसिटी भी मापोगे तो उसकी तीव्रता होती है, ये क्या होती है, तीव्रता। ठीक है, और तीव्रता को भी हम क्या करते हैं, टेस्ला में ही मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में ही मेजर करते हैं। अब आते हैं, अब टेस्ला को सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है कि द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब सीजीएस में टेस्ला को जब चेंज करोगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, गॉस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गॉस में। देखो यहाँ पे गॉस को, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लो, क्या होता है ये, गॉस। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गॉस कहते हैं। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला, टेस्ला को जब चेंज करते हो तो वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला हो जाता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्या होता है, वन गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आप लोग याद कर लो बस, अभी जल्दी जल्दी में इतना ही हो पाएगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 देखो, the intensity of magnetic field at a point as the force experienced by kept at the post, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना। ठीक है, बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता है किसी एक पॉइंट पे, अगर उसका फोर्स देखिए तो वो किस पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया जाएगा, जब अगर हम उसको किसी एक पॉइंट पे रख देते हैं तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, किस पे एक्सपीरियंस किया जाएगा, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, किस पे, उत्तरी ध्रुव पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो तो, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव्स आउटसाइड द मैग्नेट इज, अब ये मैग्नेट है। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, नॉर्थ साउथ, अगर मैं बोलूं तो आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, लेकिन इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो हमको कहाँ पूछा है, आउटसाइड पूछा है, ये क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स मूव्स इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, बताए हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उसी में एक और क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन पे ही, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड इंड ऑन द, किस आउटसाइड जाके, वो किस छोर पे जाके उसके ये इंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 बताओ तो हमको, ये अभी मैंने बताया ना, मैग्नेट बनाया था मैंने बताया, नॉर्थ पोल से ये स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करे, एक दूसरे को क्या करते हैं, जब काट देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, बताओ तो हमको।
डिपेंड नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करते हैं? कभी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। नेवर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये 36 एमसीक्यूज आपको मिले हैं, कल आपको लगभग 70-80 ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज प्लीज आके वो एमसीक्यूज देखिएगा, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्जाम है। और बेहतर है कि आप लेक्चर्स भी देख लें, ठीक है, जो कि आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, टाइगर सेमेस्टर के एप्लीकेशन पे, सारथी बैच, ठीक है। और वहाँ पे आपका पूरा यूनिट ये पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। ये सारे यूनिट को लेके ये बनाया गया, अभी एक तरफ से चल रहा है, इसलिए आपको अभी सारा यूनिट का क्वेश्चन मिला नहीं होगा। जब ये लास्ट खत्म होते होते आएगा आपको सारे यूनिट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो आपका एमसीक्यू का, आप प्लीज इसको देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पॉसिबिलिटी है इससे क्वेश्चन मैच हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट के, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यूज में, ठीक है। यूनिट तो छोड़ो, यूनिट तो हो गया है हमारा, ये सारी यूनिट को मिला के कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। बाकी आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।